जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में जो कि इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। ये जो पेपर है ना, ये पुलिस का है, टेलीकम्युनिकेशन यूनिट का ड्राफ्टमैन का कोड है। इतना 29/1/2005 को ये भी हुआ है। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर वो वाला क्वेश्चन, उसके भी 35 क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे, लेकिन पहले ये दो पेपर का आप देखते जाइए। जैसे ये 35 है, कल उस पेपर का 35 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसे कर करके आपके पास दो पेपर का कंबाइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस जगह पे जब देखेंगे ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये मैंने खुद का टाइप किया हुआ है। मैं आपको बोला ना इस फॉर्मेट में दूंगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। इंग्लिश की प्रेफरेंस, इंग्लिश वर्ड को ही ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है। देखिए लिखा है विच ऑफ द लैंप हैव मोर एफिशिएंसी। आपको पता है लैंप एफिशिएंसी ना हमेशा वॉट पर आवर में दिया जाता है, तो इसमें से कौन सा लैंप एफिशिएंसी है जो सबसे ज्यादा है? 40 वॉट होगा नहीं, 60 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट का लैंप एफिशिएंसी ज्यादा होगा। क्लियर है? ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये लिखा है 4.44 है ना, ये वाला जो है ना, ये 4 पॉइंट है, ये यहां पर लगता है 4.445 ये इसमें से कौन से मशीन के लिए दिया जाता है? लिखा है वोल्ट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑफ। ये किस मशीन के लिए दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर। तो ट्रांसफार्मर इज योर करेक्ट आंसर। ये ट्रांसफार्मर के लिए ही दिया जाता है 4.44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा एसी मशीन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे बेस्ट होती है? एसी मशीन बेस्ट एफिशिएंसी इज गिवन, कौन सा होगा? अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर या स्लिपिंग मोटर? तो हमेशा ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी आती है ना, 98 पॉइंट समथिंग हो जाती है परसेंटेज में। अप्रोक्स आप बोल सकते हैं 90% से ज्यादा रहता है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। बाकी सब में क्या होता है, एफिशिएंसी सबका डाउन रहता है। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 200 वॉट 200 वोल्ट है ये ना, ये वॉट नहीं है बेटा, 200 वोल्ट लैंप 110 वॉट 200 वोल्ट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको पता है V दिया हुआ है कितना भाई, 200 वोल्ट, और पावर दिया हुआ है 100 वोल्ट है ना। तो हमको रेजिस्टेंस बताना है, तो P बराबर होता है भाई V² डिवाइडेड बाई R। आपके पास P का पूरा डेफिनेशन याद होना चाहिए भाई, P इक्वल टू V इंटू आई, पावर बराबर I² R एंड पावर इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R। हर बार मैं बताता हूँ, इसको याद रखिएगा एकदम अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई R कितना है, P कितना है, यहाँ से R इधर चले जाएगा तो नीचे P बचा, P इधर आ जाएगा, P है मेरे पास 100, तो 0 से 0 कट गया बेटा, 2 दूनी 400 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लिखा है इंडक्शन मोटर रन्स एट। इंडक्शन मोटर किस गति पर चलता है? तो इंडक्शन अगर ये जनरेटर देता ना, इंडक्शन जनरेटर देता, तो जनरेटर हमेशा चलता है अबव सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब 1500 से ज्यादा में चलता है। इंडक्शन मोटर है ना, तो ये 1500 से कम में चलेगा, तो बिलो सिंक्रोनस स्पीड है ना, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी से। इंडक्शन मोटर ना या इंडक्शन मशीन कभी भी इसका N इक्वल टू NS पर नहीं चलता है ना, ध्यान रखिएगा। इंडक्शन इस पे काम नहीं करता, अगर इस पे काम करने लगेगा तो ये इंडक्शन नहीं रहेगा, फिर ये सिंक्रोनस बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। फिर अगला बोला है अल्टरनेटर आर रेटेड। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? तो अल्टरनेटर की रेटिंग भी केवीए में होती है। आपको पता है कि केवीए में ट्रांसफार्मर भी होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग, किलोवाट में मोटर की रेटिंग होती है। ठीक है ना। एचपी में भी मोटर की रेटिंग होती है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज वाले में रहता है, इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। आप कोई मोटर लेने जाएंगे व्यापारिक दृष्टि से, एचपी होता है 1 HP इक्वल टू 735 वॉट होता है, या फिर
746 वॉट होता है। ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल सेक्शन में कि हम कौन सा लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इन एन इंडक्टिव लोड, ये लोड है बेटा, LODAD लोड है। पावर फैक्टर इज, एक इंडक्टिव लोड पर पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग, जी नहीं, लीडिंग होता है कैपेसिटिव लोड पर, कैपेसिटिव लोड पर है ना ये वाला। लैगिंग होता है हमेशा इंडक्टिव लोड पर, इंडक्टिव लोड पर। और जो यूनिटी होगा ना ये होगा रेजिस्टिव लोड पर। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव लोड पर हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। अगला क्वेश्चन, इन 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक डेल्टा कनेक्टेड होता है और एक स्टार कनेक्टेड होता है। दोनों का क्वेश्चन बनाता ही है बेटा हमेशा। डेल्टा कनेक्टेड में जो VL होता है वो V फेज के बराबर होता है, और जो IL होता है ना √3 I फेज होता है, और स्टार कनेक्टेड में जो IL होता है वो I फेज के बराबर होता है, और VL जो होता है ना √3 V फेज के बराबर होता है। जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है ना कि लाइन वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज होगा, जो लाइन वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज के बराबर होगा, सेम एज फेज वोल्टेज। आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। स्टार बोले रहता तो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज हो जाता। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपके लिए। Which starter will give better starting torque? इसमें से कौन सा स्टार्टर है जो आपको सबसे अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क देता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर नहीं देता, स्टार डेल्टा में नहीं देता, रेजिस्टेंस टाइप ऑटो ट्रांसफॉर्मर सबसे बेस्ट आपको स्टार्टिंग टॉर्क देता है। ठीक है ना? स्टार्टर ये सब इंडक्शन में हम लोग यूज करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग का मेथड का ये तरीका होता है। ठीक है ना? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर होता है जो स्टार्टिंग करंट के क्या करता है, लिमिट प्रदान करता है, वो स्टार्टर होता है। क्लियर है? तो ये ऐसा करके रहेगा। फिर अगला बोल रहा है लेमिनेटेड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का यूज क्यों करते हैं? तो आपको मालूम है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिलिकॉन स्टील का मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील से हम लोग लेमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस। इसका आंसर ना आयोग ने नेग्लेक्ट कर दिया है, बट अगर हम यहाँ पे बनाएंगे ना तो ये क्या होगा, टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, to provide better cooling, to reduce cost of manufacture, to provide more magnetic flux। तो इसका आंसर ना जो आना चाहिए था हिस्टेरिसिस की जगह यहाँ पे होना था एडी करंट लॉस। ठीक है ना? ये मेन पेपर का ही क्वेश्चन है ना बेटा। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजें क्या है हटा दिया जाता है, जो टॉपिक होता है उससे हमारा हट जाता है तो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है ना? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोले, चाहे इंडक्टर बोले, चाहे इंडक्टेंस बोले, सबका जो यूनिट होता है ना वो होता है हेनरी। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये हेनरी नहीं है, हेनरी है। देखिए मैं ही टाइप किया हो ना तो थोड़ा बहुत जल्दबाजी में आपके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए ना जल्दी जल्दी टाइप, क्योंकि ऐसी समय नहीं रहता है। मेरा जो क्लास रहता है ना एकदम 6:30 बजे से पूरा 2:30 बजे तक रहता है बेटा कंटिन्यू। उसके बाद घर आता हूँ मैं, मेरा बेटा है 3 साल का, उसको फिर पकड़ के सुलाता हूँ, तब तक मैं भी एक नींद मारने में मेरे को भी 4 बज जाता है। तो 4 बजे के बाद आपके लिए वीडियो पे काम करना, फिर शाम में थोड़ा सा और कंटेंट ढूंढना, तो ये सब चीज मेरा शेड्यूल पैक हो जाता है, इसीलिए वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। लेकिन हाँ मैं बहुत जल्दी इस पे काम भी करने वाला हूँ, तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। A wire has a resistance of 4 ohm. Find out the resistance of another wire of same material but having thrice the length and 2 times of the cross section area। पहले बोला कि एक वायर है तो वायर का R इक्वल टू क्या होगा बेटा, ρL डिवाइडेड बाई A। ये पहले वायर का है ना, ये पहले वायर का होगा। ठीक है? ये पहले वायर का है। ठीक है? दूसरे वायर का मेरे को बोल रहा है, दूसरे वायर का इसका रेजिस्टेंस क्या होगा,
अगर यहाँ पर ये R1 बोल देता हूं तो ये R2 है, ये L1 A1 बोल देता हूं, क्योंकि सेम मटेरियल बोला है ना बेटा, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब होगा कि इसकी जो रजिस्टिविटी है ना वो कांस्टेंट होगी। रजिस्टिविटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ का रो और यहाँ का रो बराबर होगा, ठीक है ना। बोल रहा है दूसरे मटेरियल में कि हैविंग थ्राइस द लेंथ, जो L2 होगा ना वो 3 टाइम L1 के बराबर होगा एंड 2 टाइम्स द क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो नया वाला A2 होगा ना वो पुराने वाले A1 का कितना 2 टाइम्स होगा ना, तो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। ये ऐसे तो आपके पास नया फॉर्मूला क्या होगा? R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, क्योंकि रो तो बराबर है, रो 1 और रो 2 तो बराबर होंगे क्योंकि सेम मटेरियल का है। तो रो L2 की जगह लिखेंगे 3L1 डिवाइडेड बाई A2 की जगह लिखेंगे 2A1, है ना ये वाला। तो आपके पास आया ये 3/2, ये रो L1 अपॉन A1 यही आया, और यही तो R1 था, और R1 की वैल्यू कितनी दी थी? 4.5। यही R1 की वैल्यू तो 4.5 ओम दिया था। तो रो L1 अपॉन A1 की जगह मैं लिखूंगा 3/2 इंटू 4.5। आपको ये सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15, 1 3 चौक 12 और 1 13, 135.5/2, तो 2 छक्के 12, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 675, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना, तो 6.75 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। A circuit has 10 ohm resistance voltage across it is 400 volt and current is V equal to I into R लगाना है। तो हमको I दिया है, I निकालना है, V by R इस फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर, करेक्ट है, ठीक है ना। आप बनाइएगा बेटा, ये सब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपन बनाते बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कंडक्टेंस आपको मालूम है क्या होता है? कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, और इसका यूनिट जो होता है ना इसको बोलते हैं मो, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ सीमेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको जी से शो करते हैं बेटा, जी इक्वल टू 1/R होता है, बहुत बार बताया हूँ। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टोरेज, ये तो गलत क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, ये वाला है 1 वेबर इज, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी आगे आएगा। 1 वेबर इज डैश है, तो 1 वेबर कितना होता है? 10⁸ मैग्नेटिक लाइन है, ठीक है ना। इतने चुंबकीय लाइन को ही हम लोग बोलते हैं 1 वेबर, ध्यान रखिएगा, सब डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है। यही वो क्वेश्चन था जिसको मैंने फिर से टाइप किया। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज सेल इज, एक स्टोरेज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लो होता है बेटा, लो होगा, ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज सेल का, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ लेक लांचे, लेक लांचे सेल आपको मालूम है ड्राई सेल का एक एडवांस रूप है, ये लेक लांचे ही ड्राई सेल बनाया था, उसी के नाम पे है। तो लेक लांचे का जो सेल का जो वोल्टेज होता है ना 1.5 वोल्ट होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट इंसुलेटर इज, द रेजिस्टेंस ऑफ द परफेक्ट इंसुलेटर क्या होगा? एक परफेक्ट इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, आपको याद रखना है, कभी भी पेपर में पूछ देता है ये सब। फिर बोल रहा है द थिकनेस ऑफ अ वायर इज हाफ इट्स रेजिस्टेंस इज, अगर किसी वायर की मोटाई ना आधी कर दे, देखिए वायर की मोटाई बोल रहा है ना, मोटाई का मतलब होगा जैसे ये वायर है ना ऐसे, तो इसकी मोटाई आधी कर देने का मतलब है इसको ऐसे प्रेस कर देना। अगर मोटाई, तार की मोटाई आधी कर देना तो इसका जो प्रतिरोध होगा आपको मालूम है R इक्वल टू क्या होता है? रो L डिवाइडेड बाई A, ठीक है ना। मोटाई का मतलब होता है थिकनेस, यही बोल रहा है। अगर इसका थिकनेस मैं आधा कर दूं, थिकनेस किसको बोला जाता है मुझे बताइए? अगर मेरा वायर सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो थिकनेस क्या होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? अगर बना पाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। बहुत आसान है बेटा, ये जो है ना रो L डिवाइडेड बाई A को लिख सकते हैं आप π/4 d², या फिर आपका फॉर्मूला ये भी हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई πr²। तो दोनों आपको यूज करना है, जिससे भी आपको बने आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। और मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। देखिए ये इससे बहुत क्वेश्चन आया था। अ वायर हैज 4 ओम रेजिस्टेंस, द डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ इट्स रेजिस्टेंस इज, बोल रहा है एक वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4 ओम दिया है।
अगर इसके डायमीटर ऑफ वायर को हाफ कर दे, जो दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर ये रो L2 अपॉन A2 होता है ना, तो आपको मालूम है कि जैसे डायमीटर को आधा कर दे तो A2 का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है π/4 d का स्क्वायर। बोल रहा है इसको आधा कर दो, आधा कर देने का मतलब है रो L डिवाइडेड बाई π/4 इंटू d/2 हो जाएगा, यही होगा d/2 का स्क्वायर। ये जो d है अब क्या बन गया बेटा, d/2। तो आप ऐसे सॉल्व करिए, रो L डिवाइडेड बाई π/4 इंटू ये हो जाएगा d/4, d²/4 यही होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही में रहता है π/4 d², तो फॉर्मूला में ही होता है। ये नीचे वाला 4 है ना, तो 4 ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस जो आएगा ना, सॉरी नया रेजिस्टेंस जो आएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना होगा, मतलब ये 16 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है ना, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक का कोई मतलब पूरा एकदम अच्छे से समझाया हुआ है इसी चैनल पर, आप देखिएगा, आपको पूरा चीजें पूरा एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, डैश इज मेजर्ड इन ओम पर सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा ओम पर सेंटीमीटर जो होता है ना, ओम पर मीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर हो सेंटीमीटर हो, ये सब रेजिस्टिविटी को शो करता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यही कहलाता है, जिसका यूनिट होता है ओम पर मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा ओम। नहीं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ना, वो होता है ओम मीटर में, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर में 1/10⁻²सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये यूनिट गलत है बेटा, ओम इंटू सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत है ना, ये वाला ओम इंटू सेंटीमीटर होगा ना, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ चीजें थोड़ा बहुत होगा तो मैं उसको क्वेश्चन में ही सुधारने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं पहले ही बता दिया बेटा, मेरे पास कोई टीम नहीं है ना कि मैं एकदम एक टीम, ना ही मैं इतना चीजें करने में सक्षम हूँ कि मेरे को डिजिटल बोर्ड लेना था, मैं ले लिया आपके लिए, उसी चीजों में क्लास ले रहा हूँ। मैं सारा काम अपना खुद से करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैं सारा काम खुद से करता हूँ, क्योंकि लूंगा अगर बहुत आगे चल के अगर अच्छा चीज होगा तो जरूर लिया जाएगा आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने से काम करता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास काम करने के लिए कोई रीजन नहीं है ना। मैं आपके लिए जितना भी क्वेश्चन हो सकता है बनाता हूं और आपके लिए देता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। किस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है भाई, कौन से मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग या सिंक्रोनस मोटर या फिर शंट मोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर का हमेशा क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, ठीक है। देखिएगा इसको। फिर अगला है, भारत में यूजुअली जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो आपको पता है भारत में हम लोग 11 kV पर जनरेट करते हैं, और इसी में स्टेप अप स्टेप डाउन कर करके इसको वोल्टेज को बढ़ाया और क्रमशः घटाया जाता है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसको बनाएंगे आप, R = ρl/A से बनाना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर आएगा। सेम मटेरियल बोला है ना, सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल के लिए हमेशा रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी मतलब ρ1 और ρ2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। पहले प्रतिरोध का रेजिस्टेंस और दूसरे प्रतिरोध का रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसको बनाइएगा और मुझे आंसर बताइएगा। इन अ लेक लांचर शेल डैश इज यूज्ड फॉर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के लिए ना हमेशा अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अमोनियम सल्फेट दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आयोग ने भी डी लिया है, इसलिए हम भी यहाँ पर ना चाहते हो भी ऑप्शन डी को ही बनाना है। आप बोलेंगे सर अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज क्लोराइड ये सब तो MnO2 को भी मिलाते हैं, जी हाँ बिल्कुल मिलाते हैं, लेकिन हमको काम ऑप्शन देख के करना है ना। हमारा नॉलेज यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा अगर हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा तो, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है, एक घर में ना 100 वाट के 10 लैंप लगे हैं। यदि लैंप और पंखे रोज
2 घंटे चलते हैं तो एक दिन में बिजली की खपत क्या होगी? पंखे का तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 100 वॉट के कितना बोला? 100 वॉट के 10 लैंप लगे ना, तो टोटल पावर कितना होगा? क्या पंखे का कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना। हर 10 लैंप के मतलब 10 लैंप 100 वॉट के लगे हैं, तो पावर कितना होगा? एक लैंप का जो है मतलब 100 वॉट के 10 लैंप है, तो मतलब 100 इंटू 10 है ना, यही होगा ना। 1000 वॉट टोटल हो गया। 1000 वॉट, 1000 वॉट बोलिए चाहे 1 किलोवाट बोलिए, ठीक है, किलोवाट ये पावर आ गया। ठीक है, मेरे को बताना है रोज 2 घंटे चलते हैं, मतलब टाइम दिया है बेटा 2 घंटा, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, हमको बताना है ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी आएगा 1000 इंटू 2 घंटा, तो ये हो जाएगा 2000 वॉट आवर बोले, चाहे ये हो जाएगा 2 किलोवाट आवर बोले, क्योंकि इसी का मतलब होता है एक यूनिट। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो आंसर क्या होगा भाई? 2 यूनिट। ठीक है, एक दिन का बोला ना 1 डे, तो इसीलिए 30 दिन का बोला जाता है ना, तो इसमें 30 का गुना कर देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। जो आपके घर में बिजली आता है वो इसी में आता है, एनर्जी मीटर लगाते हैं इसमें। देखिए बोल रहा है जब कंडक्टर के आर पर वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? तो हमेशा जो इसकी वेलोसिटी होगी ये हमेशा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। छोटे सबस्टेशन के लिए अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल सबस्टेशन इज मैक्सिमम परमिसिबल कितना होता है? अर्थ रेजिस्टेंस यहाँ पर जो ये होगा 1 ओम। ठीक है, ध्यान रखिएगा अर्थ रेजिस्टेंस। जनरली एन एसी वोल्टमीटर मेजर्स, एसी वोल्टमीटर क्या मेजर करता है बेटा? तो एसी वोल्टमीटर हमेशा हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। कोई सा भी वोल्टमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मेजर करेगा। ठीक है, एक बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द फ्लो ऑफ, क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा फ्लो किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स लिखे चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा वर्ड है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में ही हमेशा क्या होता है? धारा फ्लो होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ही हमेशा करंट फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेकिन इसकी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता तो आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते। ठीक है, चलिए। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ये बहुत ये सब क्वेश्चन है सर। ये R इक्वल टू होता है रो L डिवाइडेड बाई A। अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर कैन बी यूज्ड ऑन। एक डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट किसमें यूज होता है? तो बोथ एसी एंड डीसी, और यही डायनामोमीटर टाइप को हम लोग बोलते हैं वॉटमीटर। ठीक है ना, ये पावर मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। पावर मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, और इसका जो प्रिंसिपल होता है ना वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है TD, वो आता है I² DM अपॉन टी थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर एट लोड, नो लोड पे बोलता है ना, तो नो लोड पे बोलता है कि डीसी सीरीज मोटर का जो स्पीड होगा नो लोड पर ये इन्फिनिटी चल जाता है, इनफाइनाइट। लेकिन लोड लगा के अगर मैं इसको चालू करूंगा ना तो ये अपने नॉर्मल स्पीड पर ही घूमता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ 100 वॉट टू 50 वोल्ट इलेक्ट्रिक लैंप इज, रेजिस्टेंस बताना। फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा। R इक्वल टू क्या होता है? मतलब अगर मेरे को पावर दिया है, क्या क्या दिया है? पावर दिया है 100 वॉट और वोल्ट दिया है 250, तो मेरे को रेजिस्टेंस बताना है। तो वही वाला फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होगा? V² डिवाइडेड बाई P। बस आप कर दीजिए, ये कितना है? V² 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई पावर दिया है
कितना 100, 0 से 0 कट गया, 25 25 ओम 625 ओम आएगा। आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपको अगर इसमें ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं और भी मोटिवेटेड होऊंगा। बेटा देखिए, आप लोग देख रहे हैं, बस आपको एक चीज रहता है, बस एक लाइक दबा दिया करिए। लाइक दबा देंगे थोड़ा ठीक रहता है। आपको तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, ये मेरे को भी ठीक लगता है। नहीं, इतने बच्चे ना लाइक किए, जैसे 28 लोग देख रहे हैं, तो प्लीज 28 लोग आप लोग लाइक कर दीजिए करिए वीडियो को, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है, आपको भी मालूम है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा तो इतना कर ही सकते हैं। और पसंद आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।